Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the cytoplasmic inheritance. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation. And in this video we will discuss about the chromosomal theory of inheritance. This theory was proposed by Sutton and Boveri in the year 1902. ये theory को देने वाले कौन थे? Sutton and Boveri. अब इन्होंने किया क्या एक्चुअली, वो बात समझनी है. क्वेश्चन किस पे आता है? क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? हु प्रपोज द थियरी? ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. फिर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस आधार पे ये थियरी दी गई, क्या ऐसे बेस बनाए गए जिसकी वजह से इस थियरी को प्रपोज किया गया. सो हियर द सटन united the knowledge of Mendel's principle, फैक्टर्स और जीन्स. सटन ने क्या किया? मेंडल के काम को एंड क्रोमोसोम के बिहेवियर को यूनाइट किया. कैसे देखा गया? किस प्रोसेस के थ्रू ये बिहेवियर देखा गया? सटन ने देखा कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वैसा ही जीन्स का बिहेवियर, फैक्टर्स का बिहेवियर होता है जो मेंडल ने दिए थे. मेंडल ने जिनको फैक्टर्स कहा था या मेंडल ने जिनको जीन्स कहा था, उनका बिहेवियर सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम. एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनाइटेड कॉन्सेप्ट, इस यूनाइटेड कॉन्सेप्ट के वजह से दे प्रपोज द थियरी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो हियर अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द बिहेवियर ऑफ द फैक्टर और द मेंडेलियन फैक्टर और द जीन इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम. So Mendel factors या behavior of genes or factor is similar or parallel to the behavior of chromosome. तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जैसा genes या factors behave करते हैं during meiosis, आपको याद क्या रखना है? सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मियोसिस में जैसा जीन्स या क्रोमोसोम बिहेव करते हैं तो दोनों का बिहेवियर सेम होता है. तो जीन और द फैक्टर बिहेवियर इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आ सकता है. नाउ क्या सिमिलैरिटी है इनके बिहेवियर में? तो यहां पे हम एक कॉलम में ले रहे हैं फैक्टर या जीन्स को, दूसरे में हम ले रहे हैं क्रोमोसोम्स को. राइट, और इनको हम स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहला कि जो फैक्टर या जीन्स हैं दे आर इन द पेयर. इट मे बी कैपिटल टी, इट मे बी कैपिटल टी स्मॉल टी, इट मे बी स्मॉल टी. यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में रहते हैं. उसी तरीके से द क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो इन पेयर. क्रोमोसोम भी कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं, जिसको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मली बोलते हैं. तो वो ऐसे भी दिख सकते हैं और ऐसे भी दिख सकते हैं, यानी कि पेयर में रहते हैं. Now segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to the gamete. तो कहने का क्या मतलब है कि they remain together but they segregate during gamete formation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो जीन्स हैं ये साथ रहते हैं, बट जब इन्हें गैमीट बनाना होता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं. अब हमने ये डिस्कस किया था कि भाई जीन सेपरेट क्यों हो रहे हैं? जीन सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं. तो जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उनके ऊपर जो जीन्स लोकेटेड हैं वो भी सेपरेट होंगे. क्लियर? लॉजिकल बात क्या है कि जो जीन्स होते हैं दीज आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स.
So when the chromosomes segregate, naturally, normally, the genes or the factors segregated. So gamete बनाने के लिए the segregation of gamete formation, क्रोमोसोम भी यही शो करते हैं कि गैमीट बनाने के लिए ये सेग्रीगेट हो जाते हैं. ये हो गया इनका सेग्रीगेशन. इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. जो इंडिपेंडेंट पेयर है वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली होते हैं. वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यानी कि इनका जो सेग्रीगेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट, राइट. तो यहाँ पे देयर इज सिमिलैरिटी. Why is it so? Is it so? Because the genes are located on the chromosomes. What are genes? Genes are the small segment of DNA. DNA का छोटा सा टुकड़ा है. Clear? And where it is located? On the chromosomes. So यहाँ पे दोनों का behavior काफी similar देखा गया. Now यहाँ पे भी कुछ स्टडी की और उस स्टडी के हिसाब से क्या बताया गया, सेल डिवीजन को देखा गया. और सेल डिवीजन को देखा गया तो यहाँ पे ये समझा गया कि यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेट लिए गए, कलर वाइज उनको डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे. और जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखें, ह्यूमन बींग्स में देखें, तो ड्यूरिंग मियोसिस या ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे के पूरे करेंगे. 23 पेयर हैं तो 23 पेयर ही पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, इन ईच सेल. नाउ यहाँ पे सबसे पहले लिया गया है मियोसिस 1 का एनाफेज. तो यहाँ पे एनाफेज से पहले जो फेज आता है उसको हम बोलते हैं मेटाफेज. तो मेटाफेज में क्या होता है, जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है या जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, इस मेटाफेज प्लेट पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो अरेंज हो जाते हैं. ये अरेंज हो गए. जैसे ही अरेंज हो जाते हैं तो इसके अरेंजमेंट के बाद मियोसिस 1 का एनाफेज आता है. तो यहाँ पे मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द मियोसिस, क्योंकि हम मियोसिस में ही जीन और क्रोमोसोम की सिमिलैरिटी को देख पाते हैं. तो हम क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं कि इनका सेग्रीगेशन कैसे है, इंडिपेंडेंट, उसको पढ़ रहे हैं हम. तो यहाँ पे मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या देखा गया कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो गए. क्लियर. तो यहाँ पे ऑरेंज और येलो सेपरेट हो गए. ऑरेंज के साथ यहाँ पे ग्रीन सेपरेट हुआ, येलो के साथ यहाँ पे रेड सेपरेट हुआ. क्लियर. तो पहले तो ये सेपरेट हो गए. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मियोसिस का एनाफेज 2 आया, यानी कि एनाफेज 2 की हम बात करें, मियोसिस 2 में हम एनाफेज की बात करें या एनाफेज 2 भी बोल सकते हैं इसको, एनाफेज 2 की बात करें तो एनाफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेग्रीगेट हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए यहाँ पे. अब अलग हुए तो हमने क्या देखा कि ऑरेंज के साथ ग्रीन सेग्रीगेट हुआ दोनों केस में और येलो के साथ रेड सेग्रीगेट हुआ. तो ये तो एक एग्जाम्पल है. मान लीजिए यहां पे कॉम्बिनेशन होता ऑरेंज के साथ रेड, क्योंकि असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यहां पे क्या देखा गया कि यहां पे कॉम्बिनेशन था ऑरेंज के साथ ग्रीन, बट यहां पे ऑरेंज के साथ क्या है, ऑरेंज के साथ है रेड. तो जो पेयर यहां पे सेग्रीगेट होगा जर्म सेल में वही कॉम्बिनेशन आ जाएगा. तो इसका मतलब दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. जो क्रोमोसोम्स का असॉर्टमेंट होता है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है. दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, दे असॉर्ट independently, because here there is a combination of orange with green, but here the combination get changed. Here there is orange with red combination. जो भी combination बन रहा है वो ही germ cell या gametes में आ जाएगा. So they are independent. Now the chromosomal theory of inheritance, सटन एंड बवेरी ने 1902 में इस थ्योरी को दिया. एक सिमिलैरिटी देखी जीन्स और क्रोमोसोम्स में, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मॉर्गन ने, T.H. मॉर्गन. तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, Who is father of experimental genetics? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर
कौन है? सो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं टी.एच. मॉर्गन। ये अपने आप में क्वेश्चन है, राइट? He performed experiment on Drosophila melanogaster. इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पे काम किया, जिस फ्लाई पे काम किया, दैट इज ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो एक और क्वेश्चन कि मॉर्गन ने किस पे काम किया? तो मॉर्गन performed various experiment on Drosophila melanogaster and what is its common name? fruit fly. बाई चांस हम कभी बनाना खरीद के लाते हैं और उनको नॉर्मली टेबल पे रख देते हैं, डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर देते हैं, तो उसपे बहुत छोटी छोटी मक्खियां आ जाती हैं। दीज आर फ्रूट फ्लाई। नाउ तो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई हमें इस तरीके की दिखती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती है, मेल एंड फीमेल सेपरेटेड है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे व्हाई मॉर्गन हैज सेलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर हिज वर्क और फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, लाइक इन द सेम वे मैंडल हैज सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज वर्क। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि व्हाई Morgan has selected this organism, this fruit fly for his work. So क्या क्या कारण थे? पहला कारण, they could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. Normal synthetic medium पे जो पके हुए बनाना है या बनाना के जो छिलके हैं या नॉर्मली जो राइप बनाना है, पका हुआ बनाना है, उस पे भी इनको ग्रो किया जा सकता है, लेबोरेटरी में इनको ग्रो किया जा सकता है। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कारण। सेकंड, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ये 14 डेज में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जितनी जल्दी अगर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा उतने ही रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन आसानी से किया जा सकता है। सो दे कैन बी ग्रोन इजीली ऑन द सिंथेटिक मीडियम, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स और इन 17 और इन 14 days, not in 17. A single mating could produce a large number or hundreds of प्रोजेनी फ्लाइज। एक बार की मेटिंग से बहुत सारी संख्या में प्रोजेनी बनाई जा सकती है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस इन सिंगल मेटिंग। एक ही मेटिंग में बहुत सारी प्रोजेनीज बनाई जा सकती हैं। There is clear differentiation of the sexes. सेक्स में क्लियर डिफरेंशिएशन है, मेल फ्लाई एंड फीमेल फ्लाई डिफरेंशिएटेड है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। कैसे देखा जा सकता है? अगर हम बात करें मेल फ्लाई, वो छोटी है और फीमेल फ्लाई बड़ी है, जैसा कि हमने पिछले फिगर में भी देखा था। It has many types of heredity variation that can be seen with the low power microscope. जो भी वेरिएशन आ रहे हैं उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन का या बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी वेरिएशन को देखा जा सकता था। तो with low power microscope the hereditary variation can be seen. जो भी hereditary variation है वो देखे जा सकते थे। It has less number of chromosome. इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर था वो भी कम था। कितने थे क्रोमोसोम? 2n is equal to 8 और n is equal to 4. राइट? सो क्रोमोसोम नंबर इज 8। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो ये आसान था चीजों को पढ़ना, क्रोमोसोम को समझना। सो दैट्स व्हाई द मॉर्गन हैज सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर फ्लाई और द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज वर्क।
In the next video we will discuss about the linkage.